हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12 का हिंदी, जो कि आरओ है पहली बुक और उसका पहला चैप्टर जो कि पोएम है यानी कि कविता है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। ये हैं अमिताभ बच्चन के फादर यानी कि पापा। इसमें देखिए इन्होंने इसके दो पार्ट हैं, एक है आत्म परिचय और दूसरा है गीत। तो पहले हम आत्म परिचय करेंगे। मैं आपको ऑथर के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आप इसको बुक में भी पढ़ सकते हैं। मेन फोकस है हमारा पोएम पे, आपको पोएम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल मिंटी एजुकेट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें है आत्म परिचय। पहला जो देखिए पढ़ता हूँ मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। इसका जो व्याख्या है वो क्या बोलता है, मतलब इसमें कवि ये बोलना चाह रहे हैं कि उसके कंधों पे जग जीवन का भार है, पूरे जीवन का भार है उसके कंधों पे, फिर भी उसके जीवन में प्रेम विद्यमान है, प्यार है उसके जीवन में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी बानी से, मतलब अपनी बोली से सभी की पीड़ा को व्यक्त करते हैं, सभी के दुख के बारे में बताते हैं और वो दुनिया से ये अपेक्षा करते हैं कि उनको दुनिया से प्रेम मिलेगा, ठीक है, लोग उनको प्यार करेंगे, जैसा कि वो लिखते हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि जब उनके हृदय को कोई प्रेरित करता है तो वह गुनगुनाने लगता है, यानी कि कविता लिखने लगता है, और तभी जीवन का भार उठकर भी प्रेममय जीवन जीना चाहता हूँ। और बोल रहे हैं कि मैं जीवन का यही भार उठाकर प्रेम से अपना जीवन जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरी पंक्ति पे। दूसरी पंक्ति जो है वो है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए उन्होंने जो पूरी कविता लिखी है वो लिखा है जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी तब, ठीक है। तो इसमें आपको विरोधाभास भी नज़र आएगा, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अगेंस्ट में, विरोध में। देखिए इसका व्याख्या क्या है। वो बोलते हैं कि चाहे इस संसार में भले ही मुझे कितने ही कष्ट क्यों ना मिले हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रेम की राह को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और ये बताते हैं कि जो इस लाइफ के अनुसार जीते हैं, जो अपनी संस्कृति के अनुसार जीते हैं, उन्हें ही इस यहाँ के रीति रिवाज उन पर ही लागू होते हैं। मैं तो एक स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ, मैं जैसे चाहे अपने मन को उस अनुसार जीता हूँ और उसी हिसाब से काम करता हूँ। और इतना सब होते हुए भी मैं संसार से अलग नहीं हूँ, मैं संसार से ही जुड़ा हूँ। मतलब एक तरफ वो संसार से अलग रहने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बोलते हैं कि मैं संसार से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब तीसरे पंक्ति की ओर चलते हैं। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चन जी कहते हैं कि एक कवि होने के नाते मेरी दुनिया अलग ही है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में डूबे रहते हैं। मैं दुनिया के सामान्य व्यवहार के विपरीत हर समय अपने हृदय में उठने वाले प्रेम की भावना से चालित होता हूँ। दुनिया भले ही मेरे साथ उल्टा व्यवहार करती है, लेकिन मेरे हृदय में सिर्फ प्रेम की ही भावना है, उनके लिए प्रेम ही है, ठीक है। देखिए वो क्या करते हैं, वो लोगों के लिए लिखते हैं, आपके लिए और हमारे लिए लिखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी बानी से लोगों का कल्याण करता हूँ, लोगों के कल्याण गीत गाता हूँ, ठीक है। ये जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रेम का अभाव है संसार में, और ये मुझे बोलते हैं कि ये अपूर्ण जान पड़ता है, ये संसार पूर्ण नहीं है। इसलिए मैं लोगों के लोक मंगल के लिए, ये दुनिया के अच्छाई के लिए अपना विचरण क्या करता हूँ, यानी कि वो कविता लिखते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं आगे, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरा प्रयास यही है कि मैं इस संसार को और बेहतर बना सकूँ, मतलब अपनी, जैसे वो लिखते हैं, जैसा वो कविता लिखते हैं उसके हिसाब से वो अपने इस संसार को और अच्छे से अच्छा बना सकें, ठीक है। आइए चौथे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि कवि बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही उनके मन में वेदना है, पीड़ा है। वो बोलते हैं मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ा है, उसको मैं अपने हृदय के अंदर ही दबा कर रखता हूँ, मेरे मन के भीतर ही रखता हूँ। ऐसा करने से मुझे पीड़ा तो बहुत होती है, बहुत दुख पहुँचता है, लेकिन मेरी कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि न तो मैं दुख में ज़्यादा दुखी होता हूँ और न ही सुख में ज़्यादा सुखी होता हूँ, ठीक है। फिर वही वो आगे बात करते हैं कि जहाँ दुनिया इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए सहारे रूपी नाव को ढूंढती है, मैं
वहाँ संसार की लहरों पर बेफिक्री से विचरण किया करता हूँ। मतलब कवि कहते हैं जहाँ दुनिया हर वक्त अपनी चीज़ों से भागने की कोशिश करती है, यानी कि वो कठिनाइयों से भागने की कोशिश करती है, उनको फेस नहीं करते हैं, वहीं पे जो कवि हैं वो उन कठिनाइयों पे चढ़ के पार होते हैं, मतलब उनको पार करके पार होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो आगे बात करते हैं कि मैं सांसारिक सुख दुख की परवाह नहीं करता। मतलब वो जो संसार के सुख दुख है उनकी परवाह नहीं करते, वो मनमौजी हैं, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ठीक है। अब पांचवी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए, याद लिए फिरता हूँ यहाँ पे है उनकी वाइफ जो अब नहीं रही हैं, जिनके दुख में कवि ये कविता लिखा है उन्होंने। देखिए, कवि कहते हैं कि यद्यपि उनके जीवन में जब युवावस्था में थे, जब वो यंग थे, तो बहुत सारी खुशी थी और वह बिल्कुल जवानी के नशे में चूर थे। ठीक है। लेकिन उनके जीवन में बहुत ही दुख भी थे, विषाद भी थे उनके यौवनावस्था में जब वो यंग थे। और यह विषाद वो था, ये दुख ये था कि उनकी जवानी में ही उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जो कि वो अपने फिर भी इसके कारण भी दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि दूसरों को ये न लगे कि कभी दुखी हैं, इसके लिए वो अपने होठों पे मधुर मुस्कान रखते हैं। ठीक है। वो अपने हृदय की, अपने अंदर की पीड़ा को, अपने अंदर की दुख को व्यक्त नहीं होने देते, और वैसा ही वो महसूस करना चाहते हैं, वैसा ही वो महसूस करते रहते हैं कि मुझे, मेरे अंदर कोई पीड़ा नहीं है। ठीक है। वही जब बात करते हैं वो आगे लिखते हैं कि जीवन की स्मृतियाँ मुझे प्रसन्नचित्त करती हैं, वही भीतर ही भीतर रुलाती हैं। मतलब वो अपने पास्ट को याद करके, जो पुरानी याद हैं उसको याद करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अपने प्रेजेंट को देख के, अपने वर्तमान को देख के वो भीतर ही भीतर बहुत रोते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पंक्ति। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए, कवि कहते हैं कि जीवन के मर्म को जानने के लिए सभी ने भरसक प्रयत्न किए। मतलब जीवन के मरण, कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होता है, जीवन चक्र क्या है, इसको जानने के लिए बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी कोई इस सत्य को नहीं जान पाया। और इस दुनिया में नादान और दानव प्रवृत्ति के लोग एक साथ देखे जा सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और बुरे लोग भी हैं, और ये दुनिया सभी को अभेद आश्रय देती है, सभी को पनाह देती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सभी हर प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग इतने पर भी दुनिया का मर्म नहीं समझते वो मूर्ख हैं। लेकिन इतने पर भी जो लोग दुनिया को नहीं समझ पाते हैं उनको कवि मूर्ख बताते हैं। वे बताते हैं कि हमें दुनिया के इस व्यवहार से सीख लेनी चाहिए। फिर आगे कवि कहते हैं कि मैं तो आज तक सीख रहा हूँ और जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन क्या है, मैं ये हमेशा खोजता रहता हूँ, इसके बारे में हमेशा सीखता रहता हूँ। ठीक है। अब आगे है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए, कवि कहते हैं कि मेरी और संसार की विचारधारा में बुनियादी अंतर है। मतलब मेरा विचार अलग है, मैं क्या सोचता हूँ अलग है, और दुनिया क्या सोचती है वो अलग है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कहीं कहीं इस अध्याय में विरोधाभास है, कभी तो वो दुनिया के साथ हैं और कभी वो दुनिया से ही अलग हैं। ठीक है। फिर वो आगे बताते हैं कि जहाँ संसार की प्रवृत्ति संग्रह की है, वही मेरी प्रवृत्ति विग्रह की है। जिसको देखो दुनिया में वो सेविंग करने वाला है, कुछ ना कुछ सेविंग करते रहता है, लेकिन कवि की ऐसी आदत नहीं है। ठीक है। ये बताते हैं कि संसार में जहाँ देखो लोग धन संपत्ति का संग्रह करते रहते हैं, इसी में वो पैसे को संग्रह करते हैं। और वो बताते हैं कि मैं ऐसे साधन संपन्न संसार को एकमत से ठुकराता हूँ, वो दुनिया के इस विचार के खिलाफ हैं, उनके साथ नहीं हैं। फिर वो बताते हैं कि मैं संसार में हूँ, मैं संसार में ही हूँ, लेकिन वहाँ रहते हुए भी अपना अलग दृष्टिकोण रखता हूँ, अपना अलग नज़रिया रखता हूँ। मतलब संसार के जो आकर्षण है, जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वर्ल्ड की, जैसे लोगों को पैसा धन पावर चाहिए, वो उनको आकर्षण नहीं करती, वो उसको अट्रैक्ट नहीं करती कवि को। ठीक है। और वो बोलते हैं कि मेरे हृदय में जो सच्चा भाव है, जो वो लिखते हैं, उसी से उनको प्यार है, और वही चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है। फिर आगे है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए, कवि कहते हैं कि सामान्य से ये जो मेरा जीवन दिख रहा है आपको कि बहुत अच्छा है, ये मेरा जीवन उतना अच्छा नहीं है, इसमें बहुत गजब का विरोधाभास है।
मतलब भले ही दुनिया को मेरा रोदन सुनाई न दे, मतलब मेरा रोना दुनिया ना सुन सके, क्योंकि वो एक बस एक कवि के रूप में देखते हैं, ये नहीं देखते कि कवि क्या कह रहा है। भले ही वो दुनिया का रोना ना सुन सके, मतलब दुनिया उनका रोना ना सुन सके, लेकिन लेकिन जो वो केवल अनुभव करते हैं, बस वही अनुभव करते हैं कि उनमें क्या चल रहा है, उनके भीतर क्या चल रहा है। ऊपर से मधुर दिखाई देते हैं, शीतल दिखाई देते हैं उनकी वाणी में, लेकिन विद्रोह है। उनकी वाणी में अग्नि है, अग्नि धधक रही है। मतलब उनकी वाणी मृदु होते हुए भी, मधुर होते हुए भी बहुत प्रभावकारी है, लोगों पर अपना इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब वो बताते हैं कि जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर घमंड है, उन महलों से सुंदर तो उनका खंडहर है। मतलब कवि का कर्म है, जो वो कार्य कर रहे हैं दूसरों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए वो लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आगे है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि समाज उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान पाया है। मतलब समाज ये नहीं पहचान पाया कि कवि क्यों लिखते हैं, कवि किस लिए लिखते हैं, उनके अंदर पीड़ा को वो नहीं व्यक्त कर पाया है समाज। वो बोलते हैं कि जब मैं अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ तो समाज उसे गायन का नाम देते हैं। मतलब जब वो अपनी पीड़ा को लोगों के सामने रखना चाहते हैं तो समाज बोलता है कि उसका गायन का नाम देता है कि ये कवि ने लिखा है बस। फिर वो जब अपनी दबी भावना को बानी देते हैं, मतलब जो उनकी भावनाएं हैं उसको लिखते हैं, तो दुनिया सोचते हैं कि वो एक कविता बना रहे हैं, कविता बना रहे हैं। ठीक है, फिर कहने का भाव ये है कि दुनिया उसके सुख को समझ ही नहीं पाती है, दुनिया दुख को समझ नहीं पाती है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर कवि आए कहते हैं कि ये दुनिया उसे दीवाने के रूप में स्वीकार ना करे, बल्कि एक कवि के रूप में स्वीकार करें। मतलब वो बोल रहे हैं कि चाहे भले ही दुनिया के साथ मेरे संबंध कैसे भी हों, पर मन में उसके प्रति प्रेम भाव है। मतलब दुनिया और उनका संबंध भले ही कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन जो कवि का संबंध दुनिया से है वो प्रेम भाव का है, वो उनके लिए प्रेम है। ठीक है, फिर आगे है, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि भले ही दुनिया मुझे सामान्य जन समझे, सामान्य आदमी समझे, जनरल पीपल समझे, लेकिन मैं इस दुनिया का सच्चा प्रेमी हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए ही लिखता हूँ। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे पाकर हर कोई मेरा मतवाला बन जाएगा। मतलब बोलें कि हर कोई मेरा फ़ैन हो जाएगा। जैसा कि वो लिखते हैं, जिस प्रकार से लिखते हैं, उनके सब फ़ैन हो जाते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मेरा ये जो संदेश है वो सभी को आत्मसात करे, मतलब सभी को अच्छा लगे जो वो लिखते हैं। और वो आगे बताते हैं कि इसी तरह से सभी से मेरी तरह दुनिया के प्रति मधुर संबंध हो। जैसा कि कवि का और दुनिया का अच्छा संबंध है, वैसे ही सबका अच्छा संबंध हो। देखिए, पहले वो बोल रहे थे कि वो दुनिया से अलग है, वो दुनिया का नहीं मानते, लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि दुनिया से प्यार करते हैं, वो दुनिया के लिए ही लिखते हैं। तो ये होता है विरोधाभास। ऐसा करने पर ही जीवन का सच्चा सुख मिलना संभव है और दुनिया के लोग सुखमय जीवन जी सकते हैं। दुनिया का और लोगों का जब तक अच्छा संबंध होगा तभी उनको सच्चा सुख मिलेगा और सुखी से दुनिया के लोग जीवन अपना व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट आत्म परिचय मैंने आपको करवा दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।